Students, welcome to my YouTube channel. In the previous video of business environment, we have understood economic environment of our country as well as the policy of liberalization, privatization, globalization and the impact of this policy on business and industry. Today, we will take the last topic regarding business environment, that is demonetization. Demonetization is a very familiar word to all of you. What does it mean? It is the withdrawal of a particular form of currency from circulation. यानी कि जब एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी का इकोनॉमी के सर्कुलेशन से विड्रॉल कर दिया जाता है, मार्केट्स को विड्रॉल कर देते हैं, देन इट इज़ नोन एज डीमोनेटाइजेशन. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट बी लीगल टेंडर. यानी कि एक करेंसी को हम लीगल टेंडर से हटा देते हैं एंड द सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट एक्सेप्टेबल एज अ वैलिड करेंसी. उसको फिर वैलिड करेंसी नहीं माना जाता है. सो डीमोनेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ withdrawing or cancellation of a particular denomination of currency from circulation. तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ. ये ध्यान रखिएगा, डिमोनेटाइजेशन हमारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है. ये पॉलिटिकल डिसीजन था तो ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था और इससे बेसिकली इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर हुआ, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी पार्ट था. नाउ व्हाट हैपन इन डिमोनेटाइजेशन, हुआ क्या था? On 8th November 2016, which you know very well, Government of India had announced that from today 500 rupees and 1000 rupees will not be as a legal tender. यानी कि इन दोनों करेंसी को जो है कैंसिल कर दिया गया, इनको लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया. मीन्स कि 500 और 1000 रुपीज़ के नोट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसके अलावा, जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की थी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके अलावा. तो ये लीगल टेंडर नहीं रहे दोनों के दोनों जो करेंसी थी हमारी, और पब्लिक इनको डिपॉजिट कर सकती थी, चेंज कर सकती थी टिल 30 दिसंबर 2016 तक. डिमोनेटाइजेशन की हिस्ट्री की बात करें तो पहले बार ऐसा चांस नहीं था कि ये फर्स्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन हुआ था. व्हेन इंडिया करेंसी डिमोनेटाइज इन इंडिया, दैट इज़ द 1946 विद द कंप्लीट बैन ऑफ 1000 and 10,000 नोट्स टू डील विद द अनअकाउंटेड मनी. यानी कि ब्लैक मनी से डील करने के लिए उस समय भी किया गया था. ब्लैक मनी which is not accounted means the money on which the person has not paid tax, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, जिस पर पर्सन ने टैक्स नहीं दिया है, उसको ब्लैक मनी कहते हैं. एंड दिस ब्लैक मनी was unaccounted with the help of, so to reduce black money in the economy in 1946 1000 and 10,000 notes were banned, and second time in 1978 by government headed by Morarji Desai, when 1000 and 500 and 10,000 notes were demonetized. So it was the third demonetization in our country, which was held in 2016. Now what was the aims of demonetization? क्या क्या objectives थे इसके? The first one is making a cashless economy. Now what were the causes? The common causes were ब्लैक मार्केटिंग. जो ब्लैक मार्केटिंग थी उसको रोकने के लिए किया गया कि जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसा कलेक्ट करके किसी भी गुड्स का बहुत ज़्यादा स्टॉक परचेज़ ना कर सकें. और क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी भी गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक है परचेज़ करके वेयर हाउसेज़ में रख लिया जाता है और बाद में उसकी सप्लाई आर्टिफिशियली कम कर दी जाती है, उसको ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं. इट इज़ पॉसिबल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारा पैसा आपके पास कैश में अवेलेबल है, तो उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया. क्योंकि जब लोगों के पास जो पैसा होगा वो लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं होगा तो ज़्यादा वो स्टॉक परचेज़ नहीं कर पाएंगे. करप्शन, जिसका मोस्टली पैसा जो है वो कैश में ही डील होता था, कैश में ही जो है ज़्यादातर पैसा दिया जाता था. अपना कोई भी काम किसी भी ऑफिस में किसी भी डिपार्टमेंट में कराने के लिए उस पैसे को जनरली जो है लोग बैंक में जमा नहीं करते थे, बैंक ट्रांजेक्शन शो नहीं होती थी, उसको भी स्टॉप करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था. फेक करेंसी इन द इकनॉमी, जो फेक करेंसी, जो नकली नोट आपके इकोनॉमी में आ जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि 500 और 1000 के काफ़ी नोट्स जो हैं, जो फेक करेंसी थी वो काफ़ी हो चुकी थी. ब्लैक मनी का जो एक्यूमुलेशन था उसको रोकने के लिए कि लोग ज़्यादा ब्लैक मनी कलेक्ट ना कर पाए, ब्लैक मनी बिल्कुल ख़त्म हो जाए. टैक्स इवेज़न, यानी कि जो लोग, टैक्स इवेज़न का मतलब होता है कि यूजिंग रॉन्ग मेथड्स या फिर जो टैक्स हमारा लॉ है उसकी कमियों को ढूंढकर और उसके बेस पर टैक्स को बचाना, दैट इज़ नोन एज टैक्स इवेजन. इसको हम कर चोरी भी कहते हैं.
इसको रोकने के लिए किया गया, क्योंकि जब आपको जितने भी नोट आप बैंक में जमा करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको, उतनी इनकम आपको डिक्लेयर करनी होगी, जिससे कि आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे जिसकी वजह से ऐसा किया गया, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स हमारे इम्प्रूव हों, टैक्स कलेक्शन के तरीके जो है इम्प्रूव किए जा सकें, उसके लिए भी डिमोनेटाइजेशन किया गया। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मनी और इंटरेस्ट रेट, बेसिकली इंटरेस्ट रेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, जो लोन इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया बैंकों ने, क्योंकि क्रेडिट सप्लाई यहाँ पर उतनी ज़्यादा अवेलेबल अब नहीं हो पा रही थी, बैंकों के पास उतना पैसा नहीं था। कैश ट्रांजेक्शन्स काफ़ी कम हो गई, क्योंकि लोगों के पास जब कैश बचाई हैं तो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स वे या तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है उससे, या फिर जो आपके कैशलेस मेथड्स हैं जिसमें कि आपका IMPS है, या फिर आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, या फिर आपका पेटीएम, या फिर दूसरे तरीके यूज़ करने लगी, जिससे कि जो है कैश ट्रांजेक्शन कम हो गई। बैंक डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, क्योंकि लोगों ने करेंसी को चेंज कराने के लिए बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल सेविंग्स ज़्यादा हुई, लोगों ने फाइनेंशियल सेविंग्स करनी ज़्यादा शुरू की, जिससे कि जो है जो पैसा था बैंकों में जमा ज़्यादा होने लगा। प्राइवेट वेल्थ काफ़ी डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि बहुत सारे नोट्स अब रिटर्न नहीं किए गए। एंड आफ्टर दैट रियल एस्टेट प्राइस फॉल हुए, क्योंकि डिमांड काफ़ी कम हो गई। जो आपके बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो आपके फ्लैट्स वगैरह होते हैं, जो ज़मीन होती है, इस तरह की फिक्स प्रॉपर्टी में लोगों ने पैसा लगाना कम कर दिया, क्योंकि पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अब अवेलेबल नहीं था। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि जो आपकी रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, या फिर आपके बैंकिंग सेक्टर हैं, उन पर इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर खर्चा नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर करता है, जिसके पास सफिशिएंट पैसा अवेलेबल था। डिजिटलाइजेशन काफ़ी हुआ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स काफ़ी इंक्रीज़ हुई, जैसे आपका रुपए है, पेटीएम है, या फिर आपका ई-वॉलेट है, या फिर आपका डिजिटल बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS, जहाँ पर आपके आधार कार्ड से लिंक करके पेमेंट किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए इस दौरान। मीन्स हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कैशलेस काफ़ी ज़्यादा बनी हो। रियल एस्टेट के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ रियल एस्टेट में पैसा लगाने वालों को, यानी कि बेसिकली जो आपके बिल्डर्स वगैरह थे उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा अब नहीं बचा था कि वो ज़्यादातर पैसा फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर पाते। टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ डिस्क्लोजिंग इनकम टू द गवर्नमेंट। सो this was the impact of demonetization, and with this the chapter of business environment ends. Remember it that this demonetization is a part of political as well as economic environment, बिकॉज यहाँ पर जो स्टेप लिया गया था, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था तो पॉलिटिकल था, लेकिन बाद में इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर जो आया है, दैट इज़ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो विद दिस द चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड्स. I hope you all have understood this chapter very clearly and try to make the answers of all the questions regarding business environment. Practice more and more of the questions of this chapter. We will start next chapter in the next video. Till then, thank you.